Let's start with today's discussion and the topic is, ये थोड़ा अलग टॉपिक होगा इसका आज, and that is on vectors. ठीक है ना? अब मैं थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन पूछूंगा. Let's hope you answer it carefully and quickly. तुम बताओ बेटे अनिर्बान, what is the answer to this question? अब मैंने एक बड़ा फनी सा क्वेश्चन पूछा है और वो है 8 + 6 और उसका आंसर आया 14. तो मैं जरा देखता हूँ कौन क्या आंसर करते हैं. ठीक है ना? सात्विक बेटे आंसर करोगे इसका? 8 + 6 कितना होता है? 14. 14. अरिका? 14. 14. सौम्या? So 14. 14. ओके. अब युग तुम भी बताई दो फिर, तुम भी क्यों रह जाओगे? Sir, 14. 14. अच्छा चलो ठीक है. You might say इतना सिली क्वेश्चन क्यों पूछ लिए, है ना? अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम क्लास 1 में नहीं है, ये सोच रहे होंगे. चलो अच्छी बात है. एक्चुअली मेरा सवाल 8 + 6 नहीं था, मेरा सवाल एक्चुअली कुछ और था. इस दैट ये है क्या चीज? ये क्या चीज? अब एडिशन. ओके, एक आंसर आया. यहाँ पे अनिर्बान बैठे हैं तो अनिर्बान बता रहे हैं कि इसका आंसर है एडिशन. मैंने पूछा कि ये है क्या? इसका आंसर है एडिशन. चलो ठीक है. युग तुम बताओ बेटे जल्दी से, ये है क्या? Yes, sir, addition. एडिशन. ये एडिशन होता क्या वैसे बाय द वे युग? So like दो numbers को add करके जो आंसर अच्छा, ऐसे कभी होता है डेफिनेशन की, डेफिनेशन में डेफिनेशन वाला ही वर्ड यूज करो कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन में ऐड करना. तो अगर मैं पूछूंगा ऐड करने का मतलब क्या होता है? like उनको जोड़ के जो जोड़ना. अब तुमको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है. देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आज मैंने. चलो ठीक है. जोड़ना, ये नंबर जोड़ना क्या होता है? मतलब धागे से जोड़ दूं? माइंड से आप जबरदस्ती खींच रहे हो. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. एडिशन के ऊपर रीडिफाइन करो जरा अनिर्बान. अब देखो अनिर्बान थोड़ा और चालाकी कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि एडिशन का मतलब आप एडिशन ऐड करना तो आप मान नहीं रहे हो. तो इसने फिर दूसरा अटेम्प्ट किया, बोल रहे हैं कि प्लस कर दो. तो मेरा सवाल का एंड नहीं हुआ, एक और सवाल क्रिएट हो गया. ये प्लस करना क्या होता है? अब तुमको पता चला ये टोटल. एक और आ गया, टोटल करना. चलो ठीक है. सौम्य बेटे ये टोटल करना क्या होता है? सौम्य, प्लस करना क्या होता है? सर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको मिला देते हैं. मिला देते हैं. शरबत में चीनी मिला देते हैं. अच्छा सुनो, देखो मैं खिंचाई कर रहा हूँ, लग रहा होगा, बिल्कुल बात सही है और मैं बहुत क्लियरली खिंचाई कर रहा हूँ और इंटेंशनली कर रहा हूँ. रीजन इज दैट कई बार ना कुछ फंडामेंटल चीजें ऐसे होता है ना जिसको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बचपन से अगर कुछ चीजें सबसे ज्यादा की होंगे तो शायद एडिशन. आफ्टर टेबल्स है, टेबल्स के लिए बहुत मेहनत किए होंगे और टेबल्स के मेहनत के बाद अगर तुमने कुछ मेहनत किया हो तो आई एम श्योर एडिशन भी किया होगा. और उसके बाद 10 साल या 11 साल के एफर्ट के बाद मैं पूछ रहा ये है क्या, तो कितना मुश्किल होता है बताना कि ये है क्या, है ना? इसलिए मैं काम करता हूँ, मैं कोई हाईफाई चीज नहीं बताने वाला. मैं वही बताऊंगा जो कि एक्चुअल एडिशन का मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन? तो एडिशन का मतलब होता है टू फाइंड अ सिंगल, यानी एडिशन में हम लोग करते क्या है? टू फाइंड अ सिंगल प्रोसेस और क्वांटिटी which has the same effect as that of multiple processes or quantities. Now to give an example, just to give an example, suppose मैं एक दुकान में जाता हूं और 8 चॉकलेट खरीदता हूं. ठीक है ना? सपोज एक दुकान में जाता हूं और मैं 8 चॉकलेट खरीदता हूं और फिर मुझे याद आता है या किसी ने बता दिया या हो सकता है घर से फोन आ जाए. चॉकलेट में तो बड़े बड़े चॉकलेट, टॉफी वाला नहीं. इतने मेहनत करके बस छोटे छोटे टॉफी खरीदो तो थोड़ी अच्छा लगेगा. तो 8 चॉकलेट्स खरीदता हूँ अच्छे वाले, ऑरेंज चॉकलेट या कुछ ऐसे मान लो. फिर घर से फोन आता है कि पापा जो है मेरे ना कुछ और फ्रेंड्स भी आने वाले, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना. मैं बोला कितना भाई? 6 फ्रेंड्स और आएंगे. चलो ठीक है. तो 8 तो पहले लिया था, 6 और ले लिया, यानी कितना हो गया? 14 चॉकलेट्स. Now it's so simple. You've done it so many times.
की शायद नींद में भी अगर जाके पूछेंगे ना 8 + 6 क्या होता है, शायद 14 बता दो, है ना? ओके, however I'm still sticking to that. ये प्लस क्या होता है? तो प्लस को मैंने भी डिफाइन किया. One might say, why are we going to so much of technicalities? प्लस तो बचपन में सीख लिया, अब तो हो गया ना एंड. The answer is नहीं, एंड नहीं हुआ है, प्लस का एक नया बिगिनिंग हो रहा है आज. अब बताता हूँ क्यों. तो देखो बेसिकली प्लस का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट वन सिंगल क्वांटिटी जो कि उसके बराबर होगा. यानी समझो, अगर ये चॉकलेट के एक्सपीरियंस को मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा ना, अगर मान लो दुकान में मैंने 8 चॉकलेट खरीदा और 6 चॉकलेट फिर से खरीदा, तो टोटल कितना खरीदा. चलो ठीक, सपोज अगर ये इंफॉर्मेशन थोड़ी देर पहले मिला होता मुझे, जब मैं चॉकलेट खरीदा नहीं था, बस दुकान में एंटर ही कर रहा था, अगर फोन उसी टाइम आ गया होता, तब तो मैं 2 बार नहीं खरीदता, तब तो मैं एक ही बार खरीदता था. और मैं क्या करता, सीधे 14 चॉकलेट्स खरीदता. यानी 2-2 बार खरीदने के प्रोसेस को, या 2-2 बार खरीदने के प्रोसेस के एंड में जो उसका रिजल्ट है वो है 8 और 6, मतलब 8 और 6 चॉकलेट्स खरीदना. लेकिन अगर उसको तुम सिंगल प्रोसेस से रिप्लेस करना चाहते हो, देन व्हाट शुड आई डू? आई शुड बाय एग्जैक्टली 14 चॉकलेट्स. इट्स सो सिंपल, आई अंडरस्टैंड. देयरफॉर तब से तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि प्लस के बारे में आप इतना गहराई में क्यों जा रहे हो, है ना? ओके, let me explain why I'm going to the details. That's because there is some more discovery which is supposed to happen, or which is going to happen when I come and discuss vectors. मैं एक काम करता हूँ, before I go into vectors, let me ask a question to somebody. ठीक है, युग तुम बताओ बेटे, what is a vector quantity? सर लाइक एक फोर्स कितनी लग गया किसी चीज पे. नहीं समझ रहे. वेक्टर क्वांटिटी का जनरल डेफिनेशन तुमने जो बताया वो एक एग्जांपल है. फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर. मैं तो जस्ट जनरल पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? सर नहीं पता. चलो ठीक है, मैं डिफाइन कर सकता हूं. इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction. अब योग तुमने जो एग्जांपल लिया ना फोर्स, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. एक्चुअली यहां पे थोड़ा चमक रहा है, क्या करें, तो मैं थोड़ा हाथ से ढक देता हूं. इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज both magnitude as well as direction. देखो देख लो अच्छे से मैंने क्या लिखा, जस्ट हाइडिंग दैट शाइन है. मैं देखता हूं शाइन को हटा सकता हूं, तो स्टार्ट करना ये मुश्किल है. चलो एनीवे, अब मैं एक दूसरा सवाल भी पूछूंगा, एंड दैट इज, who is there? चलो सात्विक तुम बताओ बेटे, what is meant by displacement, सात्विक? The shortest distance between any 2 points. चलो ठीक है, that's right. यानी एक और चीज मेरे डिस्कशन में आ गया, that is displacement. Displacement is what? Shortest distance between initial and final point. भाई मैं से वो जो प्लस वस के ऊपर आपने डिस्कशन शुरू किया था वो कहां चला गया ना, अब मैं उसी पे आ रहा हूं. अब थोड़ा ध्यान से देखो. देखो जब हम 8 चॉकलेट पहले खरीदे दुकान से, फिर हम 6 चॉकलेट और खरीदे, तो इसी को ऐड बोलते हैं. यानी हमने 2 बार किया ना, तो उसी को बोलते हैं 8 + 6, ये बोलते हैं ना. सिमिलरली सपोज मैंने क्या किया, मैंने 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, एंड देन आई फॉलो इट अप by another 6 meter displacement by taking this direction. So I am following it up by another 6 meter displacement in this direction. In that case, net displacement कितना हो गया? Yeah. क्यों? ये displacement होता है only from initial to final. ये 10 meters होगा, तो ये हो गया 10 meters. यानी अगर मुझे इसको एडिशन के टर्म्स में बताना है, या चलो पहले लैंग्वेज के टर्म्स में बताओ, तो क्या होगा ना, I buy 8 chocolates and then 6 chocolates. इसी को ना लिखते हैं 8 + 6, and that is as good as buying 14 chocolates. इसी को एडिशन में लिखते हैं ना,
क्या लिखते हैं 8 + 6 = 14। यानी अगर एक ही बार खरीद के अगर उतना ही चॉकलेट खरीदना है या उतने दोस्तों को देना है उतने बच्चों को देना है, तो दैट मींस आई शुड गो एंड बाय 14 चॉकलेट्स इन वन। हो गया। अब एक काम करो, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला यूज किया मैंने उसका भी एक लैंग्वेज बताता हूं, जरा ध्यान से। क्या हो रहा है? 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हैपेंड and then 6 meter displacement happened. It is almost similar. तो मुझे क्या लिखना चाहिए फिर? जैसे यहाँ पे 8 चॉकलेट प्लस 6 चॉकलेट, यहाँ पे भी 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्लस 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अब बताओ क्या आंसर 14 आ रहा है? नहीं, क्या आ रहा है? 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम 8² + 6² का अंडर रूट करके आ जाएगा ना 10। यानी मैं देख रहा हूं कि व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटी लाइक चॉकलेट्स, उसमें तो 8 + 6 = 14 है, और जो तुम लोग बचपन से सीखते जा रहे हो या सीख के आए हो वो सब सही है। लेकिन अब जरा देखो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या हो गया? या मुझे क्या लिखना चाहिए? 8 मीटर + 6 मीटर इज एज गुड एज 10 मीटर। 14 तो नहीं हुआ। इज इक्वल टू की जगह मैंने थोड़ा सा अलग लिखा कि कहीं मिसलीड ना हो जाए, है ना? इसलिए देखो मैंने इक्विवेलेंट लिखा, इक्वल टू नहीं लिखा, मैंने इक्विवेलेंट लिखा। दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ इक्वल टू, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट। यानी बेसिकली व्हाट इज दिस इंप्लाइंग कि अगर मैं 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट को फॉलो अप करता हूं विद अनदर 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट इक्वल टू 14 बट इक्वल टू 10। यानी 8 + 6 हमेशा 14 तो नहीं होगा, 8 + 6 10 भी हो सकता है। इनफैक्ट बता सकते हो कोई समय तो बता बेटे, क्या 8 + 6 10 होना जरूरी है इन दिस केस? क्या 8 + 6 10 से ज्यादा हो सकता है इस समय? Excuse me, sir. समय Yes, sir. 8 + 6 के 10 से ज्यादा हो सकता है बेटे? सर हो सकता है। समय आई थिंक यू आर आंसरिंग समथिंग बट सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बेटे बोलो बेटे। तो और कोई बोल रहा था, आई थिंक शायद सात्विक ट्राई कर रहे थे। Yes, sir. सर मैं कह रहा था वो आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। वो अच्छा बैंडविड्थ लो आ रहा है। अरे ऐसे कैसे? ये कल की प्रॉब्लम आया था। चलो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग। आई मीन अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो बताना मुझे। हाँ बैंडविड्थ तो कम दिखा रहा है, ये दिक्कत होता है। नहीं पर मेरे पास तो वो है। ज्यादा हो सकता है? कैसे हो सकता है? देखो 8 मीटर + 10 मीटर मोर देन 8 मीटर + 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट मोर देन 10 भी हो सकता है। कैसे? सपोज मैं 6 मीटर अगर इधर जाता तो क्या होगा? तो नाउ दिस इज मोर देन 10 मीटर। नॉट ओनली दैट, लेस देन 10 मीटर हो सकता है। कैसे बताओ? एंगल कम कर दिया जाए। यानी अगर मैं इधर Excuse me, sir. तो क्या
क्या होता, ये जो होता ये हो जाता है लेस देन 10 मीटर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, सर अभी भी आपकी वीडियो बफर कर रहे हैं, वीडियो Yes. क्या हो गया, वीडियो और ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, तो वीडियो आ ही नहीं रहा है। मतलब बफर क्लियर नहीं है और थोड़ी लेट भी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक मेजर इशू हो जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है और वो है इसके ऊपर एक एरो, इसके ऊपर एक एरो और इसके ऊपर एक। तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल होता है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है ना। तो अब हमें सी वेक्टर का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालें, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री यूज किया जाए। कैसे करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ, लेट्स कॉल इट एज x, लेट्स कॉल इट एज y, ठीक है, लेट्स कॉल इट एज x एंड y। फिर क्या है, जनरलाइज कर ले। अब थोड़ा मुझे मदद करो, युग बताओ बेटा, इसमें cos थीटा क्या लिखना चाहिए। सॉरी सर, कैन यू रिपीट? हाँ, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, cos मैं थीटा कह रहा क्या हूं इस लिखना बार है? cos, इस ट्रायंगल के हिसाब से cos थीटा क्या होना चाहिए, इस ट्रायंगल के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल, तो cos थीटा x क्या by होना b, चाहिए, x by b, b, x कितना होना चाहिए, b cos थीटा। सिमिलरली sin थीटा क्या होगा, y by b, यानी y is equal to b sin थीटा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम says that c square hypotenuse का स्क्वायर is equal to, ये a plus x है, a plus x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इस लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब में आर यू कंफर्टेबल विद दिस दैट आई हैव रिटन हियर। सर रिपीट कर दोगे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओह अच्छा अच्छा, देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है बेटे, देखो एक बार, ये जो मैंने cos थीटा लिखा है राइट एंगल टर्म्स में x by b, आर यू कंफर्टेबल विद दैट। यस सर, तो x क्या हो जाएगा, b cos थीटा। यस सर, सिमिलरली sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी y by b, यस सर, तो y क्या होगा, b sin थीटा। यस सर, ओके, अब मैं यूज कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, तो c यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यानी y का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है ना, यहां से यहां तक a है और यहां से यहां तक x है, इसलिए a plus x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इज दैट ओके नाउ? यस सर, तो क्या बस वैल्यूज पुट करते जाओ, ये हो जाएगा a plus x क्या होगा, b cos थीटा होल स्क्वायर प्लस y, y मतलब b sin थीटा का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 होगा ना, तो देखो yes sir, इसमें क्या बोलते हैं, ऐड होके b स्क्वायर हो जाएगा, यानी अब क्या होगा, ये सारा नोट करते जाना जो मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये c स्क्वायर ध्यान रखना, तो c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। यानी देख रहे हो, वेक्टर एडिशन करना इतना भी आसान टास्क नहीं है, ऐसे नहीं कि दो नंबर्स दिए और फट से ऐड हो, नहीं, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है इस सबको कैलकुलेट करके तब जाके c का वैल्यू आएगा। c इज बेसिकली सम ऑफ a एंड, ठीक है ना, तो c वेक्टर इज बेसिकली सम ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्योंकि इसमें एक ट्रायंगल बनाया गया और ट्रायंगल से सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है, इसलिए बोलते हैं ट्रायंगल लॉ।
हाँ? ये ना ये मैथ्स नहीं, फिजिक्स है, ये प्योर फिजिक्स है। नहीं ट्रायंगल इज फिजिक्स, ठीक है ना। तो वेक्टर एडिशन में अब हमने उसका वैल्यू निकाल लिया। ये जो वेक्टर होता है ना सी वेक्टर, अब देखो क्लास 10 तक जब भी क्वेश्चन सॉल्व होता तो हम कहते हैं ना कि इसका रिजल्ट दिया है ना, पर ये वेक्टर है ना, इसलिए थोड़ा अलग वर्ड यूज करते हैं। क्या? सी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं एज रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो है इसको बोलते हैं एज कॉल्ड एज रिजल्टेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट। अब देखो जब भी कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे ना उसका डायरेक्शन बताना, तो डायरेक्शन जनरली हम लोग एंगल के टर्म्स में, तो एंगल कैसे निकलेगा? लेट अस कॉल दिस सपोज अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा, ठीक है ना। अरे क्या बेटे tan अल्फा बता सकते हो बेटे क्या होना चाहिए इस केस में, इस ट्रायंगल को यूज करके बताओ बेटे tan अल्फा क्या होना चाहिए? Sir, y upon a plus x. y upon a plus x, वेरी गुड। तो y कितना हो गया? b sin थीटा, b sin थीटा बाय a plus x, तो a plus x, x बोलते हैं b cos थीटा, बस हमें दो चीजें चाहिए थे, एक तो एंगल निकालने का एक फॉर्मूला जो कि tan अल्फा की हेल्प से हम निकाल लेंगे, और एक है उसके वैल्यू का फॉर्मूला, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। कि कितना है, 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, जानना भी जरूरी है ना, तो वो चीज आ गई। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हमें एंगल चाहिए होता, तो वो एंगल हम tan अल्फा के हेल्प से निकाल, ठीक है ना। तो we can now find the angle representing direction, ठीक है। अच्छा वैसे तो मैथमेटिकल चीज है, मैं एक छोटा सा नोटेशन आज सिखाऊं जो कि हम यूज करेंगे। कैसे? तो देखो हमें पता है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू हाफ होता है, ठीक है, तो योग बताओगे बेटे कि थीटा का वैल्यू क्या होगा फिर? 30 डिग्री। ओके, सात्विक, साइन थीटा अगर हाफ होता है तो थीटा कितना होता है? 30 डिग्री। 15। 30। एक बार दोबारा बताओ बेटे। तो 30 डिग्री। 30 डिग्री, चलो ठीक। तो ठीक है, इसका एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। देयरफॉर हमें पता है फ्रॉम आवर चार्ट, क्लास 10 में चार्ट किए थे, तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। लेकिन क्या है कि मैथमेटिशियंस बोलते हैं इस तरह से डायरेक्टली आंसर मत लिखो, इसको एक प्रोसेस से ले जाओ। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि नहीं ऐसे मत करो, पहले लिखो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, और उसके बाद लिखो थीटा इज इक्वल टू 30। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30। सो यू माइट से आंसर तो वही आया, ये बीच में एक स्टेप का क्या सेंस बनता है ना। देखो आंसर आया, मैं एग्री कर रहा हूं, बट ये मैथमेटिशियंस का ये है कि एकदम से जंप करके आंसर मत निकालो, लेट्स गो बाय प्रॉपर नोटेशन। तो प्रॉपर नोटेशन ये होगा कि अगर sin थीटा हाफ होता है तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स हाफ होता है, और होगा तो वही 30 डिग्री, उसमें कोई ऐसा ठीक है। यानी देख रहे हो एक छोटा सा एडिशन जो कि हम लोग इतना इजी समझ रहे थे 8 + 6, अब देखो कितना कुछ आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट। अगर डायरेक्शन नहीं होता, 8 आलू और 6 आलू, वो हमेशा 14 आलू ही होंगे, मतलब 14 आलू ही होंगे। 8 शर्ट्स, 6 शर्ट्स, 14 शर्ट्स, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए 8 + 6 = 14 ऑलवेज हो जाता था। और अब डायरेक्शन आ गया ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट जैसे क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है,
तो उसमें क्या होगा ना, हमें प्रॉपर वेक्टर के तरीके से करना पड़ता है, वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में माना। अब as I was saying कि ये इसमें ना एक tan इनवर्स का sin इनवर्स का स्टेप था, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉर्मूला को अलग तरह से लिखते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा बाय tan inverse b sin theta by a plus b cos theta, ठीक है ना? That's how the thing is. अब देखो इतना आइडिया लग गया कि वेक्टर एडिशन में काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट, उसके वैल्यू यहां से आ रहा है, एंगल यहां से आ रहा है, एंगल का स्पेशल वे ऑफ राइटिंग यार, अभी तक हम लोग यहाँ पे पहुंचे। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, अब देखता हूँ कैसे आंसर करते हो। सौम्य आंसर करो बेटे। 8 into 6 बेटे कितना होगा? सर 48। फिर आंसर दे दिए जल्दी से। श्योर है 48 होगा? यस सर। देख लो अभी भी, तुम 8 + 6 भी तो 14 बता रहे थे ना, तो Yes, हमेशा sir. 14 तो नहीं होता है ना? नो सर। कब होता है 14? जब सर जब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही हो, 90 का एंगल हो। ना ना ना, जब क्वांटिटीज वेक्टर ना हो बट स्केलर हो। वेक्टर के अलावा जो क्वांटिटी होता है ना, होता है स्केलर। स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता, एक होता है वेक्टर और होता है स्केलर। स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं है। अब देखा होगा कि 8 चॉकलेट और 6 चॉकलेट 14 चॉकलेट्स क्यों हुआ? उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता कि 8 चॉकलेट नॉर्थ वाला और 6 चॉकलेट साउथ, ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, कोई नेचुरल डायरेक्शन नहीं होता। इसलिए 8 + 6 = 14, यानी 8 + 6 = 14। 8 + 6 = 14 वाला जो रिजल्ट है दैट इज ओनली फॉर स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर में क्या होगा ना, उसमें कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, जैसा अभी देखा था कि ये अजीब सा रिजल्ट, जैसे 8 + 6 10 आए, ऐसे और भी रिजल्ट्स पॉसिबल। हाँ कुछ पूछ रहे थे सर, अगर वेक्टर को 180 डिग्री तो 180 डिग्री तो नहीं 180 डिग्री पे नहीं आएगा, 0 डिग्री पे आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 + 6 वेक्टर में कभी भी 14 आंसर नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं बोला मैंने बोला कि 8 + 6 = 14 अब कोई गारंटी नहीं है व्हेन इट कम्स टू वेक्टर एडिशन। इसलिए मैंने सवाल पूछा था अगेन फॉर द सेक ऑफ जस्ट टेस्टिंग, आई मीन 8 into 6 क्या होगा। तो पता है ऐसे क्वेश्चन का जवाब अब से क्या होगा कि 8 into 6 = 48 अगर वो क्वांटिटी स्केलर है तो, है ना? यानी अगर स्केलर क्वांटिटी है तब तो 8 into 6 48 कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्वांटिटी स्केलर नहीं है, अगर क्वांटिटी वेक्टर है, देन 8 into 6 मुझे नहीं पता। इसलिए अब से अगर मैं कभी भी ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने के लिए बोलूंगा, please don't do it immediately. First of all, look at कि whether you are doing scalar or vector. अगर स्केलर कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आंसर आ जाएगा, वही जो हम लोग करते आ रहे हैं 10 तक, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर वेक्टर है then you cannot. In fact, आज सवाल मत पूछना, मैं एक हिंट देना चाहूंगा इस दैट, और इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे इस दैट 8 into 6 का आंसर 0 भी हो सकता है। No, you might say 8 into 6 0, ये तो कहीं आता नहीं टेबल्स में ना। देखो टेबल्स तो तब ना जब स्केलर क्वांटिटी है। आज मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी में 8 into 6 0 भी हो सकता है। नॉट ओनली दैट, विश्वास नहीं होगा 8 into 6 -5 भी हो सकता है। No, you might say 8 तो पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, तो दोनों मिलकर माइनस कैसे आ सकता है ना? देखो वेक्टर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन टोटली अलग चीज, नॉट व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। हाँ जो हमने अभी तक किया है उसमें उसके हिसाब से 8 into 6 48 एग्रीड। बट अगर वेक्टर हो जाए इन दैट केस वी डोंट नो द आंसर। जैसे एडिशन में 8 + 6 10 भी तो आंसर आया था, जबकि क्या ये उम्मीद कर रहे थे नहीं ना, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 8 + 6 हमेशा 14 होता है, बट ऐसे नहीं। यानी जो हमने अभी तक क्लास 10 तक मैथमेटिक्स सीखा है ना, दैट इज ओनली स्केलर मैथमेटिक्स। अब हमें नया मैथमेटिक्स सीखना है, तभी तो ये टॉपिक अलग से पढ़ रहे हैं। अगर मान लो वेक्टर और स्केलर सब कुछ एक जैसे होता, फिर अलग टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्या होता? देन वी वुड हैव रेड कि सिमिलर टू स्केलर दिस इज अ न्यू क्वांटिटी कॉल्ड वेक्टर बट द रूल्स आर सिमिलर। हमने ये नहीं बोला। देखो ऐड करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता, ये हो गया एडिशन के रूल्स।
देखो कितना मेहनत करना पड़ता, दैट्स व्हाई इट्स नॉट सो इजी। चलो ठीक है, एक और चीज आज हम पता करेंगे एंड दैट इज नोटेशन ऑफ वेक्टर्स। ये सारा क्लियर हो गया ना, है ना? फॉर्मूला फॉर्मूला ऑल करेक्ट है, योग करेक्ट लग रहा है, फॉर्मूला ठीक लग रहा है जो हमने डिराइव किया, Yes, sir. कंफर्टेबल हो? चलो, Yes, sir. ठीक तो फिर आज हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे दैट इज नोटेशन इन वेक्टर्स। नोटेशन आज हम लोग ज्योमेट्रिकल नोटेशन सीखेंगे। मतलब क्या, कोई भी वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना, डिस्क्राइब करना ऑन पेपर, तो हम क्या लिखेंगे? कोई भी वेक्टर को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका हो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द कॉमा, देन राइट डाउन द मैग्नीट्यूड, फिर कोई कॉमा में ना देके नो कॉमा यूनिट मैग्नीट्यूड उसका वैल्यू, जैसे उसका वैल्यू 10 है, उसका वैल्यू 20 है, उसका वैल्यू -√3 है या जो भी है, तो वो हम लिखेंगे उसका यूनिट, ठीक है ना? मतलब माइनस होगा तो भी प्लस ही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। उसके बाद इसका यूनिट और उसके बाद है एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये स्टैंडर्ड चीजें ध्यान रखना कि हमेशा एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही बताया जाएगा, ठीक है? हमेशा एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा और वो भी पॉजिटिव। अभी ये क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे सपोज एक वेक्टर है और वो ऐसे है और 30 डिग्री मान लो, 35 डिग्री, ठीक है ना? और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। So let us say this particle has gone 12 meters at an angle of 35 degree. अब इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करो? वेक्टर जैसे ये वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 12। मैग्नीट्यूड मतलब होता है उसका वैल्यू, वो तो 12 मीटर दे रखा है, तो उसका यूनिट भी दे रखा है 12 मीटर। अब आ जाओ उसके डायरेक्शन कैसे निकालो, है ना? तो डायरेक्शन निकालने का पता क्या तरीका होगा कि इस केस में तो 35 डिग्री पता था ना, नहीं करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो मैं बता। तो एक काम करो, मैं ना एक फिगर के अंदर 4 वेक्टर्स ड्रॉ करूं, ठीक है? मैं एक फिगर के अंदर 4 वेक्टर्स ड्रॉ करूंगा, उन चारों को डिस्क्राइब करो। जैसे ये वेक्टर 40 मीटर 40 डिग्री, तो ए वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बता दो। बी वेक्टर 20 डिग्री, सी वेक्टर 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड।
समय आया। हाँ, इसको फिलअप करो। तो उनको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर डिस्क्राइब करना, यानी नोटेशन बताना, इसके नोटेशन बताना है। तो शुरू, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, ऐसे शुरू हो जाओ। ठीक है, मैंने तो अपना पेपर में करके दे दो। सर डी में यूनिट क्या लिखी है? गिवन एंगल जिसके साइन कॉस टैन ऑर्डिनरीली लोगों को नहीं पता रहता, बट ये हमें जरूरत पड़ता है, इसलिए याद कर लो। And that is any triangle that has side ratio as 3:4:5. I repeat, any triangle that has side ratio 3:4:5, उसमें क्या होता है, ये राइट एंगल हो जाता है, ये होता है थीटा। और जो रिजल्टेंट है वो तो ये होगा, है ना। तो बस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। तो फाइंड आउट करो, और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ध्यान रखना, है ना। मैंने अब तो फॉर्मूला मिटा दिया, बट आई होप रिमेंबर द फॉर्मूला कि c स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, और जो थीटा होता है वो होता है tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा बाय a प्लस b cos। नहीं, बार-बार डिराइव करो, एक बार डिराइव। पर 53 डिग्री नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वो कुछ और होगा। और उसके पहले ये जो ट्रायंगल है इसके बेसिस पे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। जैसे योग तुम बताओ बेटे, तुम इन दोनों को वैल्यू बताओ बेटे, tan phi और cot phi, नहीं tan theta और cot phi, या एक काम करो, सर tan थीटा होगा योग बताओ tan theta 3/4। कितना होगा? हाँ 3/4 ठीक है, और cos phi? सर वो भी 3/4। ना ना ना, cos phi सॉरी 3/5 3/5 3/5 बिल्कुल सही। ये cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos phi हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी इक्वल टू 3/5, ठीक है। अच्छा अरिका बेटे, आर यू ऑडिबल? एक आध बार पहले भी मैं एक्सेस कर रहा था। यस सर। ओके अरिका, ये बताओ कि इसमें साइन थीटा क्या होगा और कॉट फाई क्या होगा? हाँ बेटे साइन थीटा सर 3/5। साइन थीटा 3/5, कॉट फाई तो 3/5। ना, कॉट फाई, कॉट अच्छा सर कॉट है तो 4/3, सॉरी 3/4। 3/4, दैट्स राइट। क्योंकि tan फाई अगर देखते हो तो 4/3 आ रहा है, tan फाई देखते हो तो 4/3 आता है। मैंने cot फाई पूछा है तो ऑब्वियसली उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4। चलो ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस। c इज इक्वल टू क्या है ना, अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 into a into b into cos 53, cos थीटा cos 53, cos 53 कितना हो जाएगा ना, ये जो है ना एंगल, ये 37 डिग्री होता है और ये होता है 53, तो cos 53 कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 100 हो गया, प्लस प्लस क्या होगा ना, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, तो 12 और 48 by 10 है ना, ये कितना आ रहा है, दिस इज लाइक 48 into 2 96, 288. जो भी आ रहा है, तो 96 into 3, so that would be like 288 by 5, so 500 plus 288 यानी root of, ये क्या सी, कैलकुलेशन चेक कर लेगा, सी के वाले ये है सबका सामने बेटे आंसर है सी वाले का, सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, अब समझ आ गया। नहीं देखो मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कि उसके वैल्यू निकालना है, किसका, रिजल्टेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या है, c is equal to a square plus b square plus 2ab cos थीटा का अंडर रूट, और अभी तो एक और बचा है, एंगल भी तो फाइंड आउट करना है, एंगल क्या फॉर्मूला क्या दिया था ना, tan अल्फा is equal to b sin theta by a plus b cos theta, ठीक है, ये हो गया tan अल्फा, तो tan अल्फा भी निकाल लो, हाँ उसके अलावा ये दो एंगल्स दिया मैंने, ये टेबल्स में नहीं होता, 37 और 53 याद रखना, टेबल्स वाला एंगल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट दो एंगल्स है जो कि तुमको फाइंड आउट करना है, अल्फा तो नहीं पता, नहीं निकालना पड़ेगा, तो tan अल्फा will be equal to b sin theta, तो b मतलब 6 into sin theta, sin theta मतलब sin 53, sin 53 क्या होगा 4/5, ठीक है, sin 53 परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 by a plus b cos theta, a मतलब 8 plus b मतलब 6 into cos theta, तो cos 53 क्या होता है 3/5, is equal to 24/5 into 5 by, अभी कितना होगा 40 plus 80 यानी 58, देखो अच्छा से, अभी जो tan अल्फा ये 12/29 आ रहा है, इसको हम लिखेंगे कैसे, therefore अल्फा is equal to tan inverse of 12/20, बस that's it, ठीक है ना, Excuse me sir, 58 कैसे आया? हाँ बेटे 58 कैसे आया? वो 28 नहीं होना चाहिए, 28 26. न्यू एक्चुअली 8 plus 6 into 3/5, तो 6 into 3/5 18/5 हो गया, और ये 8 है तो 5 8 से 40 plus 18 तो 58/5, तो 5 को ऊपर कर दिया, नीचे 58 आ गया, और ये 24/5 है, तो 24/5 ऑलरेडी है, तो थोड़ा बहुत कैंसिल हो गया, तो आ गया 12/29, यानी एंगल कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ 12/20, हमने 8 को 5 से मल्टीप्लाई करा है, मैडम 8 को 5 से मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, अच्छा 8 है ये देखो क्या a plus b cos theta, a बोलते कौन सा, ये वाला 8 plus b मतलब 6 into cos 53 cos theta, तो cos 53 का मतलब 3/5, सर मैं समझ गया, बट आई थिंक कैलकुलेशन में गलती हुई है, ये मेरा इसमें, यस सर, या तुमने गलती किया, शायद
एक हाँ, एक बार चेक कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, v sin थीटा by a plus b cos थीटा, तो a8 v6 cos 53 3/5, ये देखो बस that's it। 8 plus 6 into 3/5, तो ये हो जाएगा 18/5, तो 5 8 40 plus 80 58/5, बस आगे कैलकुलेशन 5 ऊपर नीचे 58। ओके सर, ओके सर। अब ठीक है, तो कैलकुलेशन क्लियर हो गया? यस सर, वो मैं कुछ गलती कर रहा था। थैंक यू। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। अब देखो एक जस्ट एक वार्म अप एक्सरसाइज था कि हम कैसे करें, है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और फॉर्मल तरीके से दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। सपोज मैं कहता हूं कि मैंने ना दो फोर्स लगाया, एक ऐसे फोर्स है 20 न्यूटन और एक ऐसे फोर्स 30 न्यूटन, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है सपोज 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे एक मास रखा है सपोज 2 kg। तो क्वेश्चन इज फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 seconds। नहीं मत सारे बाप रे, तो एकदम से जंप करके पता नहीं क्या पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो दो फोर्सेस है इनको ऐड करने का एक नया डायग्राम आता है। तो अभी तो हम लोग बोल रहे थे ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ये ए वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर होता है और ये सी वेक्टर। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और इसका चलो, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, है ना। तो सी वेक्टर हो गया इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ड्राइंग क्या बना मैंने, ट्रायंगल, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल। लेकिन इसके एक और डायग्राम बनता है और उसका नाम है पैरेललोग्राम। वो क्या होता है, रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल से निकल तो है, दोनों चीजें। तो ये भी देखो और ये भी देखो, दोनों सेम है। ये सी वेक्टर देखो, ये सी वेक्टर देखो, बस फर्क क्या है ना, एक में हम ट्रायंगल लॉ बना के, ये ट्रायंगल का फिगर बना के निकालते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया ट्रायंगल लॉ। और तो कोई अलग कुछ नहीं है, इसलिए फॉर्मूला भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, मतलब आंसर नहीं। The question is find displacement vector after डिस्प्लेसमेंट निकले कैसे। सबसे पहले एक काम करो, रिजल्टेंट फोर्स निकालो। क्यों, क्योंकि अगर दो फोर्स ऐड करके नेट फोर्स F बनता है, तो isn't F by m is equal to acceleration। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन याद आ रहा है ना क्लास 9 में, ये याद आ रहा है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर, यस सर। समय बेटे याद कर पा रहे हो, ये वाला जो इक्वेशन लिखा है मैंने। Yes, sir. Okay. What was the relation, by the way, when you read in 9th? The relation was F is equal to m, force into mass into acceleration। तो मैंने नया कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है बस, है ना। यानी F is equal to m। तो A क्या होगा फिर, मैं m को नीचे ले गया, A is equal to m by m। यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालो, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो। बस इसका डायग्राम क्यों पैरेललोग्राम बनता है इसलिए, अदरवाइज फॉर्मूला वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली सेम। हाँ जी, थीटा 60 बिल्कुल। हमेशा याद रखना जो फॉर्मूला प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, उसमें थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, हमेशा याद रखना। हम रिजल्टेंट निकाल के मास से डिवाइड करते एक्सेलरेशन आ गया। अब एक चीज और बताऊं, क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन।
है ना? Yes, sir. क्लास 9 में तुमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें एक इक्वेशन तुमने ये भी पढ़ा। आज मैं उसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। कैसे? S वेक्टर इज इक्वल टू U वेक्टर इनटू T प्लस हाफ AB। इसमें सपोज ये गिवन है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बॉडी सपोज रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इन दैट केस फाइंड आउट यानी इस इक्वेशन में क्या हो गया, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया U इक्वल टू 0। तो देयरफॉर फिर S क्या हो जाएगा, हाफ A इनटू T। सर हाँ बेटे, सर ये ट्रायंगल लॉ के बाद बैंडविड्थ लो हो गई थी, तो आवाज देखो और ट्रायंगल थोड़ा लॉ अलग बोलो या पैराग्राफ लॉ बोलो, लॉ एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, बस ड्राइंग बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। अदरवाइज अगर देखो ये वाला जो ट्रायंगल है और पैराग्राफ का भी जो ये वाला ट्रायंगल है, देखो सब कुछ सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं कह रहा था बैंडविड्थ लो हो गई थी तो आवाज और वीडियो मतलब बिल्कुल क्रैश थी। हाँ अभी मैं देख रहा हूँ कि आवाज थोड़ा सा कट रहा है और वीडियो भी थोड़ा सा कटा है। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल लॉ देखो और पैराग्राफ लॉ देखो, फिगर ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, इसके अलग नाम है, फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम है। वही फॉर्मूला c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा या c इक्वल टू अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab cos थीटा। नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स आ जाए, रिजल्टेंट फोर्स को मास से डिवाइड करो, उससे एक्सेलरेशन आएगा, और हाफ a t स्क्वायर निकालोगे तो उससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, व्हाट वाज द रिजल्टेंट फोर्स, तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। ठीक है? किसी का आया हरिका बेटा आंसर आ गया रिजल्टेंट फोर्स का? हरिका रिजल्टेंट फोर्स का आंसर आया या एक्सेलरेशन का? नहीं है। व्हाट अबाउट योग, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आ गया? सर एक सेकेंड कर रहा हूँ, वो वीडियो ब्लर हो गई थी। ओके अनिर्बाण के रूट 1900 आ है। सात्विक तुम्हारे क्या आंसर है रिजल्टेंट फोर्स का? सर वो वीडियो ब्लर हो गई थी इससे थोड़ा रह गया, अभी कर रहा हूँ। अच्छा नहीं जस्ट पूछ रहा हूं मैं कि रिजल्टेंट फोर्स का आंसर कितना आ रहा है? तो a स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 30 का स्क्वायर सर आवाज प्लस बहुत 2 कट रही है। आवाज ज्यादा कट रहा है अभी? सर बहुत ज्यादा कट रही है। देखो अब मैं कैसे निकाल रहा हूँ रिजल्टेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो कितना आएगा 400 प्लस 900 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 600, यानी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19 इज इक्वल टू 10 रूट 9। अब आगे क्लियर? अब आवाज आ रहा है बेटे, दिखाई दे रहा है जो मैंने जो लिखा है मैंने? सर दिख नहीं रहा लेकिन सुनाई दे रहा है। अच्छा डाउन है
ठीक है ना। ये बीच में ना इंटरनेट बहुत स्लिप मार रहा है, देखो हाँ अभी तो बैंडविड्थ का रेट भी कम है। चलो little bit of a compromise today। चलो मैं फिर अब ज्यादा नहीं कराऊंगा, जस्ट मैं इसका वैल्यू बता देता हूँ। 10√19 तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, द एफ रिजल्टेंट बाय मास यानी 5√19 10√19 by 2 यानी इक्वल टू, और क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द हाफ एटी स्क्वायर, तो एस क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए मतलब 5√19 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी इक्वल टू अब जरा देखो, जरा कुछ वीडियो में इंप्रूवमेंट हुआ, दिखाई दे रहा है बोर्ड? नहीं सर। ठीक है, काम करते फिर ना, थोड़ा कम ही है। मैं ना इस बंद कर, जस्ट रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। मैं ना इस बोर्ड का एक फोटो लेके ना तुम लोग को व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तो जस्ट एक बार स्कैन देख लो और फिर अगर कुछ सवाल पूछना तो पूछ लो, एंड देन आफ्टर दैट, ठीक है ना। देखता हूँ इसमें आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ बस।